नमस्कार दोस्तों, अद्वितीय ज्ञान चैनल की डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम 2 मार्च 2023 की प्रमुख घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। यह करंट अफेयर्स देश और विदेश के प्रमुख मुद्दों पर आधारित होगी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों, इस डेली करंट अफेयर सीरीज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है? इसका उत्तर होगा औरंगाबाद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर अब छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। आइए इसके बारे में विस्तार पूर्वक देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनापत्ति पत्र प्राप्त करने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव करने की अधिसूचना जारी की है। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री हाल ही में 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि होंगे? दोस्तों, किस देश के प्रधानमंत्री हाल ही में 8वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि होंगे? इसका उत्तर होगा इटली। इटली के प्रधानमंत्री रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि होंगे। दोस्तों, इटली की प्रधानमंत्री हैं जियोर्जिया मेलोनी, जिन्होंने अक्टूबर 2022 में पदभार ग्रहण किया था और वह इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। दोस्तों, इसी क्वेश्चन में एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, श्रीलंका के विदेश मंत्री MUM अली साबरी ये 2 मार्च 2023 से रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण में भाग लेंगे। यह संवाद भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, जो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा मंत्री हीलिंग ए डिवाइडेड वर्ल्ड और बाइट्स ऑफ प्रॉमिस, हाउ कैन टेक्नोलॉजी लिफ्ट कम्युनिटीज विषयों पर चर्चा में भाग लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दूसरे B20 कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है? हाल ही में कौन दूसरे B20 कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है? इसका उत्तर है आइजोल। आइजोल B20 कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। आइए इस B20 कार्यक्रम के बारे में विस्तृत में जानकारी लेते हैं। आइजोल 1 से 3 मार्च 2023 के दौरान पूर्वोत्तर में होने वाले B20 इंडिया इवेंट्स में दूसरे की मेजबानी करेगा। आइजोल 1 से 3 मार्च के दौरान पूर्वोत्तर में होने वाले 4 B20 इंडिया इवेंट्स में से दूसरे की मेजबानी करेगा। यानी कि कुल 4 B20 इंडिया इवेंट्स होने हैं, जिनमें से दूसरे की मेजबानी आइजोल करेगा। यह बिजनेस 20 यानी कि B20 वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए आधिकारिक G20 संवाद मंच है। B20 G20 व्यापार समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है और वैश्विक आर्थिक और व्यापार शासन पर वैश्विक व्यापार जगत के अग्रणियों के विचारों को एकत्रित करता है। शिखर सम्मेलन के दौरान B20 G20 प्रेसिडेंसी को अपनी अंतिम सिफारिशें भेजता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला टिनुबू को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? अगला सवाल है, बोला टिनुबू को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? इसका उत्तर होगा नाइजीरिया। बोला टिनुबू को नाइजीरिया का राष्ट्रपति चुना गया है। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। मार्च 2023 में बोला टिनुबू ने विजेता बनने के बाद अफ्रीका के सबसे अधिक आबादी वाले देश नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। वह लागोस राज्य के पूर्व गवर्नर रहे हैं। टिनुबू 8.79 मिलियन वोट के साथ अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी अतीकू अबूबकर से आगे निकल गए, जिन्होंने 6.98 मिलियन वोट मिले हैं। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी ने 2 कार्यकाल सेवा करने के बाद अपना पद छोड़ा है। आइए इसी सीरीज के अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। हाल ही में किस देश का डीकिन विश्वविद्यालय गिफ्ट शहर में अपना परिसर स्थापित करेगा? इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का डीकन विश्वविद्यालय गिफ्ट शहर में अपना परिसर स्थापित करेगा। आइए इस सीरीज के अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में पीआईबी का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है राजेश मल्होत्रा। राजेश मल्होत्रा को पीआईबी का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आइए इस बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी राजेश मल्होत्रा ने प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने 1 मार्च को सत्येंद्र प्रकाश की सेवानिवृत्ति के बाद यह कार्यभार संभाला है। इसके पहले सत्येंद्र प्रकाश थे जो पीआईबी के प्रधान महानिदेशक थे। यह राजेश मल्होत्रा 1989 बैच के अधिकारी। श्री मल्होत्रा इससे पहले वित्त मंत्रालय में कार्य करते थे। यह 1989 बैच के अधिकारी थे जो वित्त मंत्रालय में कार्य करते थे। वह 21 वर्षों तक मीडिया और संचार के प्रभारी के रूप में चुनाव आयोग से जुड़े रहे। आइए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता? हाल ही में नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है अनुपमा उपाध्याय। अनुपमा उपाध्याय ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब जीता है। इसी सीरीज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई मूडीज के रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? हाल ही में आई मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? इसका उत्तर है 5.5%। मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 5.5% रहने का अनुमान है। आइए इस रिपोर्ट के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2023 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को पहले 4.8% से बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। हालांकि मूडीज ने 2022 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर 6.8% कर दिया है, जिसे नवंबर 2022 में 7% पर रखा गया था। अगला पॉइंट है इसी पे, इसने 2023 में वास्तविक जीडीपी विकास दर के 70 आधार अंकों की वृद्धि के साथ 5.5% रहने पर अनुमान लगाया है। 2024 में 6.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। आइए इसी सीरीज के फिर अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। हाल ही में किसने चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? किसने हाल ही में चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? दोस्तों, क्रायोजेनिक इंजन यह चंद्रमा मिशन यानी कि अंतरिक्ष मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण इंजन है जो कि मिसाइल्स और रॉकेट में यूज होता है। तो इसरो ने चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। आइए इस बारे में हम विस्तृत जानकारी लेते हैं। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का उड़ान परीक्षण किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने फरवरी 2023 में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का ताप परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। यह इंजन चंद्रयान 3 मिशन के लिए LVM-3 प्रक्षेपण यान के क्रायोजेनिक ऊपरी चरण को शक्ति प्रदान करेगा। यह परीक्षण तमिलनाडु में इसरो प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, एक बार शॉर्ट में देखते हैं। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का उड़ान परीक्षण किया। यह फरवरी 2023 में CE-20, इस इंजन का नाम है CE-20, जिसका ताप परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है। और यह इंजन चंद्रयान 3 मिशन के लिए LVM-3 प्रक्षेपण यान के ऊपरी चरण को शक्ति प्रदान करेगा। यह परीक्षण तमिलनाडु में इसरो के प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स में महेंद्रगिरी में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। आइए इस सीरीज के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले हम इसरो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष इसरो, जिसको हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बोला जाता है, यह भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। यह अंतरिक्ष विभाग के अधीन कार्य करता है जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा देखा जाता है। इसरो ने भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट बनाया, जिसे सोवियत संघ ने 1975 में लॉन्च किया था। इसका गठन 15 अगस्त 1969 में किया गया और इसके अध्यक्ष S सोमनाथ हैं।
आइए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नासा ने हाल ही में किस महिला को पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? नासा ने हाल ही में किस महिला को पहली बार एजेंसी के विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? नासा यह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है जो कि अंतरिक्ष मिशन को सफलतापूर्वक परिक्षेपित करती है। इसका उत्तर है निकोला फॉक्स। निकोला फॉक्स को एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए इस बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। निकोला फॉक्स एक सौर वैज्ञानिक हैं। इनको नासा ने एजेंसी के साइंस चीफ के रूप में नियुक्त किया है। नासा के प्रशासक बिल नेल्सन की घोषणा की कि डॉक्टर निकोला फॉक्स को तत्काल प्रभाव से वाशिंगटन स्थित नासा मुख्यालय में एजेंसी के विज्ञान मिशन निदेशालय के सहयोगी प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया। निकोला फॉक्स एक अनुभवी सौर वैज्ञानिक है, जिस कारण उनको यह अहम जिम्मेदारी दी गई। इसके पहले इस पद पर स्विस अमेरिकी साइंटिस्ट थॉमस जुर्बुचेन थे, जो वर्ष 2016 से निदेशालय का नेतृत्व कर रहे थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश का एचएमआई समूह हाल ही में उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? किस देश का एचएमआई समूह हाल ही में उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ का निवेश करेगा? इसका उत्तर है जापान। जापान का एचएमआई समूह उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इसके बाद अगला है, किस कंपनी ने हाल ही में अपना नया लोगो अपडेट किया है? इसका उत्तर है नोकिया। नोकिया एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी है जिसने हाल ही में अपना लोगो अपडेट किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसने थल सेना के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद ग्रहण किया? किसने थल सेना के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद ग्रहण किया है? इसका उत्तर है लेफ्टिनेंट जनरल एम.बी. सुचेंद्र कुमार। लेफ्टिनेंट जनरल एम.बी. सुचेंद्र कुमार ने वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद ग्रहण किया है। आइए इनके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एम.बी. सुचेंद्र कुमार ने 1 मार्च 2023 को उप थल सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल बी.एस. राजू के बाद पद संभाला है, जिन्होंने जयपुर स्थित सप्त शक्ति कमान की बागडोर संभाली है। इससे पहले वे आर्मी हेडक्वार्टर में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रणनीति के पद पर कार्यरत थे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किसने पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है? किसने पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है? इसका उत्तर है दिनेश के त्रिपाठी। दिनेश के त्रिपाठी ने पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है। आइए इनके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पश्चिमी नौसेना कमान पदभार संभाला है। उन्होंने वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह का स्थान लिया है। फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यभार संभालने से पहले वह डिफेंस मिनिस्ट्री के नौसेना प्रभाग के एकीकृत मुख्यालय में कार्मिक प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यरत संभालने से पहले वह डिफेंस मिनिस्ट्री के नौसेना प्रभाग में एकीकृत मुख्यालय में कार्मिक प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक का आयोजन होगा? कहाँ पर पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक का आयोजन होगा? इसका उत्तर है गुजरात के गांधीनगर में पर्यावरण जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया जाएगा। आइए इस बारे में देखते हैं। पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्यक्रम समूह ECSWG की दूसरी बैठक 27 से 29 मार्च 2023 तक आयोजित की जाएगी। यह जल संसाधन प्रबंधन पर एक साइट इवेंट के साथ शुरू होगी, जिसमें G20 सदस्य देशों द्वारा जल संसाधन प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रस्तुतियां दी जाएंगी। आइए अगला सवाल देखते हैं। पहली G20 ECSWG बैठक फरवरी 2023 में कहाँ पर संपन्न हुई? यह बेंगलोर में संपन्न हुई। दूसरी अभी हमने पढ़ा वह गुजरात में संपन्न होगी, जो कि 27 से 29 मार्च तक होगी।
और यह पहली जो थी G20 ECSWG की बैठक फरवरी में 2023 में संपन्न हुई है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 1 मार्च 2023 से कहां पर G20 विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू होगी? इसका उत्तर है G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक 1 से 2 मार्च 2023 तक नई दिल्ली में होगी। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक 1 से 2 मार्च 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित होगी। आइए इस बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। आयोजन के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और कई गणमान्य व्यक्ति उभरती वैश्विक चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर अपने दृष्टिकोण साझा करने वाले हैं। बेंगलुरु में ब्लॉक के वित्त प्रमुखों की बैठक के कुछ दिनों बाद विदेश मंत्रियों की वैश्विक बैठक हो रही है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 किसने जीता है? GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 किसने जीता है? इसका उत्तर है भारत ने गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 जीता है। GSMA ने दूरसंचार नीति और विनिमय में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए भारत को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया है। GSMA जो दूरसंचार परितंत्र में 750 से अधिक मोबाइल ऑपरेटरों और 400 कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है, हर साल एक देश को मान्यता देता है। 27 फरवरी 2023 को बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में आयोजित समारोह में भारत को विजेता घोषित किया गया है। आइए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? इसका उत्तर है गोवा में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आइए इस बारे में देखते हैं विस्तृत में। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर गोवा में प्रदर्शनी का आयोजन होगा। केंद्रीय संचार ब्यूरो गोवा ने 28 फरवरी 2023 को पणजी में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया। 3 मार्च तक जनता के लिए खुली प्रदर्शनी का उद्देश्य आगंतुकों को बाजरा के महत्व के बारे में शिक्षित करना और दैनिक आहार में इसे शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। बाजरा घास परिवार से संबंधित छोटे दाना वाला वार्षिक गर्म मौसम का अनाज है। सभी भारतीय राज्यों में गोवा के प्रति व्यक्ति GDP सबसे अधिक है। पणजी राज्य की राजधानी है, जबकि वास्को डी गामा इसका सबसे बड़ा शहर है। 1510 ईस्वी में अफोंसो डी अल्बुकुर्क द्वारा गोवा के बहमनी बीजापुर शहर पर कब्जा करने के बाद इसका गठन किया गया। राज्य का गठन 30 मई 1987 में किया गया। इसके मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं। विधानमंडल सीटें 40 हैं, लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1 हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए हैं? इसका उत्तर है ईरान में संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए हैं। दोस्तों, डेली करंट अफेयर सीरीज की यह सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।